नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे राज्यसभा चुनावों में प्रत्याशियों की। दरअसल राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह से टिकट बांटे गए हैं उसको देखकर लगता है कि पार्टी ने आगामी चुनाव की तैयारियों को देखते हुए रणनीति तैयार की है। राज्यसभा के दोनों प्रत्याशी स्थानीय नेता हैं, साथ ही नेताओं के चयन में जातीय समीकरण का भी ध्यान रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को देखें तो पार्टी दोनों मुद्दों पर खाली हाथ है, जबकि बीजेपी महिला और जातीय समीकरण को साधने का प्रयास कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आगामी चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग का क्या फायदा मिलेगा। सवाल यह भी कि राज्यसभा चुनाव के जरिए क्या आगामी चुनावों पर नजर है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दांव खेला है, जिसका प्रभाव आने वाले चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। दरअसल राज्य में 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं, जिसमें से 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत तय मानी जा रही है। साथ ही 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। ऐसे में 2 सीटों पर बीजेपी ने एक ओबीसी महिला कविता पाटीदार को, दूसरी सीट दलित समुदाय से आने वाली सुमित्रा बाल्मीकि को दी है। 2 सीटों पर टिकट के पीछे बीजेपी की बड़ी सोशल इंजीनियरिंग सामने आई है। साथ ही पार्टी में ये भी संदेश गया है कि एक आम कार्यकर्ता भी मेहनत के दम पर पार्टी में किसी पद पर पहुंच सकता है। महिला वोटरों को साधने की कोशिश। एमपी की सियासत में ओबीसी एक बड़ा मुद्दा। पार्टियों में ओबीसी आरक्षण का श्रेय लेने की होड़। ओबीसी वर्ग की कविता पाटीदार को प्रत्याशी बनाया है। एमपी में ओबीसी वोटरों की संख्या करीब 50% है। सीएम शिवराज भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। सुमित्रा बाल्मीकि को प्रत्याशी बनाकर दलित वर्ग को साधा। मध्य प्रदेश में दलित वोटरों की आबादी करीब 80 लाख है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्य का मूल्यांकन करती है और अच्छे कार्यकर्ताओं को अवसर मिलता है। इस रूप में बहन कविता पाटीदार, सुमित्रा बाल्मीकि दोनों को जो अवसर मिला है, हम लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है कि हमारे सब प्रदेश पदाधिकारी हैं और उन्होंने अपने काम करते हुए नेतृत्व का ध्यान आकर्षित किया। आज उनको इतना बड़ा सम्मान मिला है। प्रत्याशी घोषित करने के बाद बीजेपी खुश है कि वो 2 सीटों के जरिए ही 3 वर्गों को साधने में कामयाब हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी पर ओबीसी वर्ग का हक मारने का आरोप लगा रही है। वो ड्रोन सर्वे जो प्रधानमंत्री मोदी जी का कहला रहा है, उसमें क्या ये दिखा नहीं कि ओबीसी के हितों को छीन लिया, यहाँ पर ओबीसी के अधिकारों को छीन लिया गया। और अब आप ये बताना चाहते हैं कि हमने एक ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को पहुँचाया, एक महिला को पहुँचाया कि बहुत बड़ा ओबीसी वर्ग पर एहसान कर दिया। भले ही कांग्रेस बीजेपी पर ओबीसी वर्ग का हक मारने का आरोप लगाए, लेकिन राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशियों के ऐलान से बीजेपी काफी हद तक आगामी चुनावों से पहले माहौल को अपने पक्ष में करने में कामयाब हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का हाथ खाली रह गया है। हालांकि अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि महिला, ओबीसी और दलित वर्ग पंचायत, निकाय और आगामी विधानसभा चुनाव में किसका साथ देंगे। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और जितेंद्र मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चैतन्य जी से मैं सबसे पहले सवाल लेना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले सत्येंद्र चौधरी जी, सवाल आपसे, क्या आप लोग यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग को देखते हुए ही ये टिकट डिसाइड हुए, या वाकई इसमें लोकल लीडरशिप और जो ओबीसी वर्ग और एससी को आप प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं वो एक बड़ा फैक्टर था? क्योंकि आरोप आप पर ये लग रहे हैं कि यहां पर तो आप ये दिखा रहे हैं कि हम हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लोकल्स को मौका दे रहे हैं, लेकिन जब पिछली बार चुनाव हुए थे तो यहां से दूसरे राज्यों के लोगों को भी चुना गया, तो उस वक्त क्या लोकल लीडर्स की याद नहीं आई थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से जो मध्य प्रदेश से हमारे मध्य प्रदेश की मातृशक्ति का वंदन किया है, वो निश्चित ही स्तुत्य है, अभिनंदनीय है। और आप देखिए, सर्वस्पर्शी और सर्व समावेशी जो हम समाज की रचना करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो
पंचनिष्ठाओं में झलकता है। पंचनिष्ठाएं उसी के अनुसार आप देखिए पूरे भारत में जितने भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की ओर से घोषित हुए हैं वह सभी आप देखें सभी वर्ग से आते हैं और सभी समुदायों का समुचित ध्यान भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। तो भारतीय जनता पार्टी तो हम जिस राजनीति को जीवन को जीते हैं वह हमारे कथनी और करनी में हमेशा प्रतिलक्षित होता है। ऐसा नहीं है सर कि हम कुछ कहते हैं और करते कुछ हैं, ऐसा नहीं। हमारे जो डीड्स हैं और एक्शंस हैं और हमारी जो विल है, हमारी जो थॉट प्रोसेस है वह सभी एक रूप रहती है और हमारी पंचनिष्ठाओं से जो ड्रिवन होती है, क्योंकि हमारे यहाँ कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारे एक नीतिगत दल है हमारा। और आज जो 22 से ज्यादा हमारे प्रत्याशी पूरे देश भर में आए हैं, आप देखिए तो उसमें आप देखेंगे कि 5 से ज्यादा बहनों को मातृशक्ति का भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुना है राज्यसभा के लिए, उन्होंने फॉर्म भरा है। और यह वस्तुतः देखा जाए तो मातृशक्ति का अभिनंदन है। और भी जो दूसरे वर्ग के और भी जो 17 प्रत्याशी और हैं, जैसे उनके लिए भी हमारे सभी वर्गों से वो आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर दोनों सीटों पे हमारी मातृशक्ति का अभिनंदन किया है। हमारी बहन, आदरणीय बहन सुश्री कविता पाटीदार जी जो ओबीसी वर्ग से आती हैं और मातृशक्ति भी हैं, उनका अभिनंदन है। और इसी प्रकार से श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी हैं जो हमारे एससी वर्ग से, अनुसूचित जाति वर्ग से आती हैं, जिसको कि हमारे जो बोला गया है कि दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग है उससे आती हैं, लेकिन हमारी पार्टी ने उनका भी वंदन किया है। तो भारतीय जनता पार्टी और पूरी कांग्रेस का भारत के अंदर बता दीजिए अभी जितनी 10 सदस्यों की इन्होंने सूची जारी की है उसमें एक भी मातृशक्ति का एक भी बहन का नाम उसमें नहीं है। आप देखिए, चाहे वो नगमा है वो भी कह रही मेरी तपस्या में कमी रह गई, चाहे वो पवन खेड़ा है वो भी कह रहा है कि मेरी तपस्या में कमी रह गई, मैं कोई अच्छा रफूगर नहीं हो पाया। दरअसल क्या है सर, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्र है और वो मंत्र है पराक्रम पुरुषार्थ का। हमारे यहाँ कहते हैं कि न अभिषेको न संस्कार वनराज मीयते वना विक्रमार्जित तस्त्वम स्वयं मृगेंद्रता। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी कार्यकर्ता आते हैं वो सब पराक्रम करते हैं और पराक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी में उनको उसमें अभिनंदन मिलता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक दल है जो अपने कार्यकर्ताओं की आरती उतारती है, भारत माता के सपूतों की। नहीं, सवाल तो यही है कि इससे पहले जब एमजे अकबर यहां से गए, एल मुरुगन गए, धर्मेंद्र प्रधान गए, तब लोकल लीडरशिप का याद नहीं आई बीजेपी को? नहीं, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में समयानुसार निर्णय होते हैं और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। तो मेरा ऐसा मानना है और ये बिल्कुल सही भी है जो मैंने आपको बताया कि हमारा अगर हमें लगता है तो कभी हम राष्ट्रीय पदाधिकारी जो हैं उनको भी हमारे मध्य प्रदेश से दिया जाता है और कभी हम जो अपने लोकल लोगों को देते हैं। तो ऐसा नहीं है, भारत हमारा संपूर्ण एक भारत हमारा देश है और हमारे जो हमारे लोग वहां से आते हैं तो हम करते हैं। लेकिन आप बताइए, कांग्रेस की जो मैं बात कह रहा था, जितेंद्र मिश्रा जी से मैं एक जवाब ले लेता हूं। जितेंद्र मिश्रा जी, आप लोग चूक कर गए क्या सर? इतना ओबीसी आप लोग कर रहे थे, लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो विवेक तनखा को टिकट मिल गया। आप लोग भी अगर इतने ही हितैषी थे और आप लोग ये दावा कर रहे थे कि हम तो पार्टी के अंदर भी 27% टिकट ओबीसी को देंगे, तो एक राज्यसभा की सीट थी सर, दे देते ओबीसी को। देखिए, सबसे पहले तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात समझ में नहीं आई। आपने लगातार कहा कि पिछली बार एमजे अकबर, धर्मेंद्र प्रधान और मुरुगन को टिकट दिया तो उसका जवाब नहीं दे पाए। इनसे कुछ भी पूछो, ये बोलते हैं राम मंदिर का निर्माण कर दिया, मथुरा काशी की बात कर दी। अरे उसका जवाब तो देना चाहिए था। आज आप कह रहे हैं ओबीसी, आपको पिछले चुनाव में ओबीसी की आती है। देखिए, है क्या, एक ओबीसी को टिकट देना और 5000 ओबीसी के लोगों को हित को हटा देना और उनके अहित की बात कर देना, ये भारतीय जनता पार्टी ने सही कहा कि हम समय समय पर निर्णय लेते। ये समय समय पर चेहरे बदलते हैं, समय समय पर झंडे बदलते हैं, पार्टी का नाम बदलते। इनको जब जहां फायदा दिखता वो करते। इन्हें लगा कि चूंकि मध्य प्रदेश में हमने 6000 सीटों का नुकसान किया है ओबीसी का, 6000 रिजर्वेशन खत्म किए, तो उसकी राहत पहुंचाने की दिशा में इन्होंने एक व्यक्ति को टिकट दे दिया। मेरा ये कहना है, कश्मीरी फाइल दिखा रहे थे, कश्मीर फाइल दिखा रहे थे, कश्मीर पर पंडितों पर हुए अन्याय को कितना रो रहे थे। आज अगर कांग्रेस ने कश्मीरी पंडित को मजबूत किया है, कश्मीरी पंडितों की आवाज को सदन में रखने का प्रयास किया, तो आपको वो तो पहले से मजबूत है सर। विवेक तनखा, कुछ भी करे, विवेक तनखा तो पहले से मजबूत है।
विवेक तनखा तो इस प्रदेश के सबसे युवा सॉलिसिटर जनरल में रहे हैं। विवेक तनखा सुप्रीम कोर्ट के सर जाने माने वकील हैं, तो वो तो पहले से बहुत सशक्त हैं। क्या किसी और नए व्यक्ति को मौका नहीं मिल सकता था? और विवेक तनखा क्या फिल्म आने के बाद ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं कश्मीरियों के, या उससे पहले भी कभी उन्होंने कोशिश की कि उन मुद्दों को सदन में उठाया जाए? देखिए, कश्मीरी पंडित को जहां पर हमें मौका मिलता है हम उसको मजबूत करने का प्रयास करते हैं, एक चीज। दूसरी चीज आप ये बताइए कि एक राज्यसभा में एक बेंच देने से बड़े लीडर को, वो जो पंचायत में हक मारा गया, वो जो नगर पालिकाओं में हक मारा गया, छोटी छोटी संस्थाओं में जो ओबीसी आगे आता, उसके हक को मार करके आपने एक दिखाने के लिए ओबीसी चेहरे को टिकट दे दिया। तो आप कह रहे हैं छोटी संस्थाओं में ठीक है टिकट मिलना चाहिए, बड़ी संस्थाओं में अभी जरूरत नहीं है। छोड़ दीजिए, एक सीट है तो उसमें जरूरत नहीं है ओबीसी की। 11% ओबीसी को लाकर टिका दिया। आप क्या ओबीसी के हक की बात करेंगे? आपको संस्कृत में श्लोक बुलवा लो, आपको धर्म की बातें करा लो, आपको रामायण की चौपाइयां पढ़वा लो, अरे बात करना पड़ेगी। किसने इसका हक मारा ओबीसी का? आज 11% से भी कम जाकर सिमट के रह गया। दोषी भारतीय जनता पार्टी है। एक ओबीसी को टिकट देने से आप कह रहे हैं हमने ओबीसी का भला कर दिया। 4000 5000 ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया आपने। आज वो छोटा कार्यकर्ता, आज वो छोटा व्यक्ति जो सरपंची और पंची में जाता, ओबीसी की बात करता, ओबीसी को मजबूत करने का प्रयास करता, उसका गला घोट दिया आपने। एक झुंझुना लेकर के खड़े हो गए कि साहब ओबीसी को तो हमने राज्यसभा में भेज दिया। उन 6000 लोगों का क्या होगा? उन आरक्षण का क्या होगा? आप तो बातें करते थे कि 35% आरक्षण दिलाने जा रहे, चाहे 11% भी आरक्षण दे पाए। मेरा ये कहना है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावा करती है। एक व्यक्ति को टिकट दे करके उसने ये जाहिर करने का प्रयास किया कि हम ओबीसी के साथ हैं, लेकिन ये 2022 का दौर है। हर व्यक्ति जानता है, हर युवा जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी लेकिन जितेंद्र मिश्रा जी वो सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि अगर वो विवेक तनखा हो सकते हैं तो अरुण यादव क्यों नहीं हो सकते? देखिए, हमारे पास जितनी सीटें हैं उनमें तो हम सिलेक्शन करेंगे। 4 सीटें होती तो अरुण यादव भी होते और दूसरे लोग भी होते, लेकिन हमें कश्मीरी पंडितों को मजबूत करने की बात थी, हमने वो करके दिखाया। ओबीसी आरक्षण का बात, ओबीसी समाज को मजबूत करने की बात थी। तो आप ये देखिए 14 से 27% किसने किया? हमने किया। आपने देखा एक भी याचिका उसको लेकर के आई नहीं आई, क्योंकि हम पुख्ता तैयारी के साथ गए थे, ये आधी अधूरी तैयारी के साथ गए थे, क्योंकि जो आरएसएस है वो आरक्षण के पक्ष में नहीं है और उसी के एजेंडे को लागू करने के लिए आज 11% के आसपास आरक्षण बचा है। धीरे धीरे और कम कर देंगे ये लोग। चैतन्य भट्ट जी, ये एक तीर से क्या 3 निशाने बीजेपी ने लगाए हैं और इसमें क्या ये कामयाब हो सकते हैं एक संदेश देने की? क्योंकि राजनीति अक्सर होती है, चुनाव से पहले कोई बड़ा डिसीजन ले लीजिए, उसका इंपैक्ट माना जाता है। ये जो डिसीजन है जिससे एससी, ओबीसी और महिला वर्ग को साधने की कोशिश है, इसका कितना इंपैक्ट आने वाले चुनाव में आपको दिखाई पड़ता है? देखिए लोकेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस तरह के अप्रत्याशित निर्णय लेता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये उसकी बड़ी खासियत है, विशेषकर नरेंद्र मोदी। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए एक तरफ उन्होंने मालवा से कविता पाटीदार जो ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं उनको टिकट दिया, और दूसरी तरफ जबलपुर की जो महिला, दलित महिला हैं सुमित्रा वाल्मीकि, जो पार्षद रही हैं 3 बार, 1 बार अध्यक्ष भी रही हैं, उनको टिकट दिया। 2 निशाने तो उन्होंने मार ही दिए। एक तरफ ओबीसी को प्रसन्न कर दिया और दूसरी तरफ दलित वर्ग का विपक्षधर बता दिया अपने आप को। तीसरी बात ये भी बता दी कि हम महिला को भागीदारी देने में, राजनीति भागीदारी देने में कितने आगे हैं। चौथी बात ये भी उन्होंने बता दी कि एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी जो है वो बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है। पार्टी के प्रति उसका समर्पण क्या है, उसकी सेवाएं क्या है, इसका आकलन भी भारतीय जनता पार्टी बेहतर ढंग से करती है, ये भी उन्होंने संदेश दिया। जहां तक कांग्रेस की बात है, देखिए कांग्रेस के पास मात्र 1 सीट थी, उसमें बड़े बड़े दूसरे भी नेता इस दौड़ में शामिल थे, लेकिन चूंकि विवेक तनखा जी दिल्ली में रहते हैं, उनका हाईकमान से काफी अच्छा संबंध है। दूसरी तरफ यहाँ पे दिग्विजय सिंह और जो कमलनाथ जी, जो दिग्गज नेता है मध्य प्रदेश के, उनसे भी उनका बहुत अच्छा ताल्लुकात है। तो कांग्रेस ने शायद ये सोच के उनको टिकट दी है कि कश्मीरी पंडितों का जो मसला चल रहा है वो एक संदेश है कि हमने कश्मीरी पंडितों की आवाज बुलंद करने के लिए विवेक तनखा को राज्यसभा में भेजा है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राजनीति करती है वो एक बहुत चतुरता, उसका चातुर्य जो है राजनीति का, वो कांग्रेस उसमें पिछड़ जाती है। ये बात सही कह रहे थे अभी आपके जितेंद्र जी के पंचायत चुनाव में बहुत से ओबीसी का हक मारा गया और 12 या 13% के आसपास ओबीसी चेहरों को आरक्षण मिल जाएगा। अब वो क्या गणित है, जबकि भूपेंद्र सिंह तो कह रहे हैं कि हमने 30% दे दिया है आरक्षण। तो ये जो ऊहापोह की स्थिति है, इसमें निश्चित तौर पे उसको साधने की एक भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है। ये सुमित्रा वाल्मीकि, आप देखिए कि एक तक तो अगर राज्यसभा में भेजा जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात, विशेषकर ऐसी महिला को जो बहुत लो प्रोफाइल में काम करती थी, वो बहुत ही सीधी सज्जन घरेलू महिला है, और उनको अगर राज्यसभा में भेजा गया तो उनको भी कभी इस बात का इल्म नहीं रहा होगा कि हमको सीधा राज्यसभा में भेजा। तो भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी खासियत है कि वो इस तरह के निर्णय लेती है और उससे लोगों को और उनके जो कार्यकर्ता हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं, छोटे नेता हैं, उनपे ये संदेश आता है कि कभी हमारा भी इस तरह से नंबर लगेगा और हमको भी कोई बड़ा पद मिलेगा। क्योंकि सुमित्रा वाल्मीकि ना तो कोई विधायक रही है, ना कोई सांसद रही है, ना कोई बड़े पद पे रही है। महिलाओं के जो मोर्चा है उसमें जरूर काम करती है, प्रदेश संगठन में भी उन्होंने काम किया है, लेकिन अचानक उनको राज्यसभा में भेजना, ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी को और दलित दोनों को साधने की कोशिश की है। क्योंकि जैसा कि अभी आंकड़े बताए जा रहे हैं उस हिसाब से तो ओबीसी का जो मसला है वो अभी भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें किस तरह से प्रतिशत निकाला है कांग्रेस ने और किस तरह से प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है, ये अभी मुश्किल में है बता पाना कि वास्तव में क्या है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि 50% की जो सीमा सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी, अगर उसमें आप आबादी के हिसाब से अगर आप टिकट दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे दूसरे पक्षों का जो है आरक्षण कम होगा, क्योंकि जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें 50% से ज्यादा आरक्षण आप नहीं दे सकते हैं। तो अगर आपने 30% ओबीसी को आरक्षण दिया तो निश्चित तौर पे एससी और एसटी का आरक्षण कहीं कम हुआ होगा। तो ये जो सारी स्थितियां हैं, ये भारतीय जनता पार्टी एक बहुत चतुरता के साथ अपनी राजनीति करती है और मुझे लगता है कि इसका जो फायदा वो लेने की कोशिश कर रही है, वो फायदा आगामी मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं 2023 में और लोकसभा के 2024 में चुनाव होंगे, उसमें निश्चित तौर पे इसका फायदा मिलेगा। जहां तक कांग्रेस में बहुत से बड़े लीडर्स ने अपना ट्वीट के जरिए बयान भी किया है, मुझे लगता है कि अगर और भी जो दूसरे वरिष्ठ नेता थे जो बहुत अच्छे माने जाते हैं, जो बहुत आंखों के साथ बात करते हैं, अगर उनको भी स्थान दे दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन एक संदेश जरूर भारतीय कांग्रेस ने दिया है कि जो असंतुष्ट नेता जो G23 के थे उनको ज्यादा महत्व न देके ये बात उन्होंने साबित कर दी है कि असंतुष्टों का कोई बहुत ज्यादा हम इनको तवज्जो नहीं देते। ये बात अलग है कि विवेक तनखा भी G23 के सदस्यों में गिने जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी एक मुखर तरीके से हाई कमान की ना आलोचना की। उन्होंने कभी बात भी की है तो एक सदैव हुए शब्दों में बात की, और एक चूंकि वो वकील है, राजनीतिक पार्टियों के बहुत से मुकदमे कोर्ट में चलते हैं, तो एक बड़े वकील की भी पार्टी को आवश्यकता रहती है जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में उनका पक्ष रख सके। तो ये सारी चीजें अपने अपने हिसाब से राजनीतिक दल तय करते हैं और उसमें किसको प्रत्याशी बनाया जाता है ये राजनीतिक दलों के आला कमान पर निर्भर करता है। सत्येंद्र जी, आरोप आप पर यह लग रहा है कांग्रेस की तरफ से कि एक सीट पर आपने टिकट दे दिया, ठीक है, लेकिन 5 से 6 हजार माफ कीजिएगा लोगों का हक मारा है आपने आरक्षण के जरिए। ये मध्य प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से समझती है, भलीभांति जानती है कि हक मारने वाली कांग्रेस थी। और अभी जैसा हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, तो मैं बता दूं बीच में मुझे टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ गया था जिसके कारण सुन नहीं पाया, लेकिन जैसा वो बताया और आपने प्रश्न किया तो कांग्रेस ने ही दरअसल ये सारा काम किया और पास किया था। हमने तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से 10 मई 2022 को जब ये निर्णय आ गया था कि महाराष्ट्र में जैसा तमाचा कांग्रेस की सरकार को लगा और झारखंड में लगा, उसी के हिसाब से मध्य प्रदेश के अंदर भी वही निर्णय होता। लेकिन माननीय शिवराज जी ने अपनी विदेश में विदेशी निवेश यात्रा को रद्द करके और जो फिर जिस प्रकार से केस सुप्रीम कोर्ट में रखा मॉडिफिकेशन याचिका के बाद में, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे तथ्यों को, डेटा को माना, ट्रिपल टेस्ट के। लेकिन जो 27% आरक्षण की आप बात कर रहे थे वो तो नहीं मिला ना सर? अब तो डेटा धीरे धीरे सामने आ रहा है, आरक्षण चल भी रहा है, पूरी प्रक्रिया जारी है।
हाँ लोकेन जी, तो ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर चुनाव हो रहा है और उन्होंने कहा 50% का आरक्षण होना है। अगर कोई कांग्रेस ये कह रही तो कांग्रेस के नेता, चाहे वो कमलनाथ जी हो चाहे दिग्विजय सिंह जी, सभी कांग्रेस के नेता माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना कर रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर कोर्ट ने तो ये कहा है कि आप 50% से ज्यादा नहीं दे सकते। अब ओबीसी को आप कितना दे सकते हैं वो आपको डिसाइड करना है। नहीं, इट इज नॉट, नहीं, उन्होंने ये कहा है कि 20% जो एससी वर्ग का है, 16% एसटी वर्ग का है, दोनों का 36% होने के बाद जितना भी बनेगा वो ओबीसी वर्ग को दिया जाएगा और किसी भी हालत में 50% से। तो फिर आपके नेता ये दावा क्यों कर रहे हैं कि कई जगहों पर हम 30 से 35% भी दे रहे हैं? तो देखिए कई सारी जगह नगर निगम के अंदर, जो नगर निगम के जो पार्षद हैं वहां पर काफी सारे पार्षद बढ़े हुए हैं और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 250 से ज्यादा पार्षद ओबीसी के ज्यादा रहेंगे। जो कोटा है ना उससे ज्यादा 250 से ज्यादा पार्षद आए हैं। कहीं पर कुछ हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसके अनुसार हो रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस पे टिप्पणी करता है इस चुनाव के ऊपर, तो ये निसंदेह माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना है। और जैसा मैंने आपको बताया था पहले, जो मेरा बीच में आपने इंटरप्ट किया था, तो कांग्रेस तो एक ही मंत्र गाती रही है, हमारे यहाँ पराक्रम का मंत्र है, और जो समीप मृगेंद्रता का मंत्र हमारी भारतीय जनता पार्टी में हम कार्यकर्ता गाते हैं और ये अभिनंदनीय है। और कांग्रेस एक ही मंत्र गाती रही है और वो गाती रही है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु भगिनी जीजाजी त्वमेव सर्वम मम देव देवा। और सिर्फ एक ही परिवार, नेहरू परिवार की वंदना करती रहती है वहां के कार्यकर्ता। उन्हीं लोगों को टिकट मिलता है, चाहे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, लेकिन पवन खेड़ा को नहीं मिला। हमारी नगमा बहन महिला जाति से आती हैं। अगर कांग्रेस कह देती तो वो भी कह रहे हैं कि हमारी तपस्या में कमी रह गई, नगमा ने कहा है खुद। और इसी प्रकार से और काफी वहां कांग्रेस के जो बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, तो नाराजगी तो सर ऐसे तो बहुत सारे नेताओं की बीजेपी में भी लिस्ट होगी सर, उनकी भी नाराजगी होगी। कहा कि आपकी तपस्या में नहीं, आपकी जो है एक परिवार की स्तुति करने में कमी रह गई। अगर आप कहीं ना कहीं आप नेहरू परिवार की स्तुति करते, तो जब चुनाव होंगे तो नेता नाराज होंगे, वो आपकी पार्टी में भी होंगे। कितने विधायक अभी चाहते हैं मेयर का टिकट मिल जाए, आप उनको मना लीजिएगा, ठीक है। जितेंद्र मिश्रा जी, सवाल ये भी है कि आप लोग अभी कुछ दिन पहले चिंतन शिविर कर रहे थे और ये कहा जा रहा था कि युवाओं को प्रमोट करेंगे, 50 साल या उससे कम के जो लोग हैं उनको हम प्रमोट करेंगे। यहां तो 65 साल के विवेक तनखा को आपने प्रमोट कर दिया, फिर वो युवा वाला फॉर्मूला कहां गया? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि अभी भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमने आरक्षण इतने % दिए। हमारे पास आरक्षण हो चुका, आरक्षण की सूची है, एक सूची जारी करके बता दें कि 12% से ज्यादा आरक्षण इन्होंने दिया है। वो सूची जारी करने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, या फिर हमारे पास जो सूची है वो देख 12% आरक्षण आप देते हो, 27 को हटा करके 35 की बात करते हो। आपने क्या देखा नहीं है कि विधानसभा में संकल्प पारित करने की बात आई कि हमने ये कहा संकल्प पारित किए आरक्षण को लेकर के 5 दिन तक विधानसभा रही, आपने एक भी दिन नहीं किया। आखिरी दिन आपने संकल्प, अगर वो आपके हिसाब से होता आपको कोर्ट ने फटकार लगाई कि आप। जितेंद्र जी, युवाओं का क्या रहा सर? मेरे पास समय कम है, जल्दी से जवाब पर आ जाइए। इसलिए कि आपकी मंशा नहीं थी। 75 साल की कमलनाथ, उतनी हम उम्र दिग्विजय सिंह और 65 साल के विवेक तनखा, ये युवा जोश है मध्य प्रदेश का कांग्रेस पार्टी का कि हम जो टिकट दे रहे हैं वो 50% युवाओं को टिकट देंगे। आप अभी आने वाले चुनाव में देख लीजिएगा। मेरा ये कहना है कि जिस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी नहीं पता था, बोले भैया आज से नहीं कर रही है, पहले से कर रही है। आपके पास वहीं आकर के पेपर वगैरह हमसे जबलपुर में ले लीजिएगा। अगर आप किया है मुख्यमंत्री जी, ठीक, मैं जैन जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। जैन जी, ये दिक्कत है क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर कि जो डिसाइड होता है, माफ कीजिएगा चैतन्य जी, ये दिक्कत है क्या कि जो डिसाइड होता है, लॉबिंग इतनी मजबूत है कुछ नेताओं की कि उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते? नहीं, ये बात तो सही है। देखिए, अभी भी आप देखिए कि मध्य प्रदेश में जो नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं वो भी बहुत बड़ी उम्र के हैं। कमलनाथ तो अपने आप में 75 साल के हैं। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष के बारे में सोचा जा रहा था कि किसी युवा को नेता प्रतिपक्ष का मौका दिया जाएगा, लेकिन आप देखें कि गोविंद सिंह को उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का मौका दे दिया। तो जो होता है निर्णय, वो निर्णय होते जरूर है। चिंतन शिविर में जो कुछ भी हुआ है कि हम युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन लगता तो नहीं कि युवाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इस हिसाब से देखिए, कांग्रेस में जो भी होता है वो 3 या 4 लोग तय करते हैं, और वहां पे जो एक बड़े बड़े नेताओं का एक ताकत है, जिसको हम ताकत ही कह सकते हैं, वो उनको निर्णय नहीं लेने देता है। उसको इस तरह से घेर के रखा हुआ है उन्होंने, उनके आला कमान को, कि वो अगर कोई निर्णय लेना भी चाहते हैं तो नहीं ले पाते।
तो इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो तत्काल निर्णय लेता है। और दूसरी बात, जो अनुशासन का डंडा है वो भारतीय जनता पार्टी में बहुत तेजी से चलता है। इसलिए अगर किसी को टिकट नहीं भी मिलती या किसी को पद नहीं भी मिलता है तो वो सार्वजनिक रूप से अपनी पीड़ा का इजहार नहीं करता। जबकि कांग्रेस में इस तरह का आपने देख लिया कि 2-3 नेताओं ने ट्वीट किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की रीति नीति में थोड़ा सा फर्क है। बिल्कुल, अब ये नीति अगले चुनाव में किसके लिए काम आती है ये देखने वाली बात होगी। सत्येंद्र जी, समय नहीं दे पाऊंगा सर, समय इतना ही है मेरे पास। शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपनी चाल चल दी है, रणनीति बना ली है, कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत करने की बात कर रही है, लेकिन दोनों चुनाव में किसको बढ़त मिलती है देखने वाली बात। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।